फॉल्स कलर होते हैं। हाँ, यस यस। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अनपढ़ आदमी ने बोला था वो इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बोलने लगा कि जब धरती को बुखार चढ़ता हो और आदमी को बुखार चढ़ता हो तो इन दोनों के बुखार की इलाज की दवाई एक ही है। जब आदमी को बुखार चढ़ता है तो पैरासिटामोल खाता है, फिर माथे पर पानी की पट्टी रखता है और फिर अपने कमरे में जाके आराम करता है। जब धरती को बुखार चढ़ जाए, जिसको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कहते हैं, तो उसके लिए भी ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले धरती के पेट पर पानी की पट्टी रखनी पड़ती है, उसके लिए ताल पाल झाल बनानी पड़ेगी, उसमें से खेती होगी तो हरियाली बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी तो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो मैक्रो क्लाउड को बुलाएगा और फिर बारिश होगी, तो आपका टेम्परेचर नीचे जाएगा। लेकिन मुझे बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी ये करने के लिए। मेरे इलाके में मार्बल की, डोलामाइट की, ग्रेनाइट की और सैंड माइंस थी, जिन जिलों में मैं पानी का काम कर रहा था। तो मुझे सबसे पहले 1988 में सुप्रीम कोर्ट में माइंस को के कारण जो मैं बेपानी हुआ, मैं तो पानीदार था सर, इस माइंस ने मुझे बेपानी किया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ा और फॉर्चुनेटली उस वक्त एक ग्रेट चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वेंकट चलैया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि ये सरकार अपनी जनता के प्रति उल्टा काम कर रही है। एक तरफ जंगलों के संरक्षण पर पैसा खर्च करती है और दूसरी तरफ जंगलों में माइंस की लीज दे रही है। इसलिए भारत के किसी भी जंगल के कोने में माइनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का तरुण भारत संघ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने 1988 में शुरू किया और अक्टूबर 91 में हम इस मुकदमे को जीते और फिर भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया हमारे 4 राज्यों में, बिहार में नहीं था छोटा। क्या किया? अरावली जो पर्वतमाला है वो बहुत सेंसिटिव है, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो ये अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली में संसद जहां आपकी बनी हुई है वो उसका यस, वो उसका बिल्कुल एंड है। तो इन 4 राज्यों में 7 मई 92 को नोटिफिकेशन हुआ कि अरावली को माइंस, अरावली में अब माइनिंग नहीं होगी और अरावली को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया। उसका परिणाम है कि जैसे ही माइंस बंद हुई, मेरा जो पानी का रिचार्ज था, जो भी वाटर बॉडीज बनाई थी, वो रिचार्ज जो है क्यूमुलेट होने लगा, रिचार्ज होने लगा। और अच्छी बात ये हुई कि हमारी नदी जब बहने लगी तो हमारे लोगों ने रिवर पार्लियामेंट बना लिए। उस पार्लियामेंट का नाम है अरवरी, अरवरी हमारी नदी का नाम है। तो उस पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि कौन सी फसलें यहां बोएं और कौन सी फसलें ना बोएं। इसलिए मैं गौरव से तुम्हारे बीच खड़ा होकर कह सकता हूं कि हमने अपने यहां ना तो चावल होने दिया, ना गन्ना और ना पानी के खर्चे करने वाली दूसरी फसलें होने दी, बैन कर दी हमारी पार्लियामेंट ने। और मुझे गौरव है कि आप आ जाइए और मुझे बताइए कि देखिए साहब यहाँ पानी तो है तो गन्ना नहीं है, ये कैसे हुआ? हम लोग अपने खिलाफ ज्यादा लड़े, हमने अपने ऊपर डिसिप्लिन ज्यादा बनाया दूसरों से लड़ने के बजाय। हमने अपने राइट को रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहले समझा, इसलिए हमारी पार्लियामेंट आज आपके सामने खड़े होकर कह सकती है कि हमारी नदी में पानी है, जबकि भारत की नदियां सूख रही है, मर रही है। वो हम इसलिए कर पाए कि हमने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ और वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ यूज करना सिखाया। नेक्स्ट, ये काम हमने गांव से शुरू किया था और फिर पूरी नदी के बेसिन के लेवल पर जो हमारे जो वाटर साइड थे वो माइक्रो से शुरू करके मैक्रो किए, और जो हमारा मैक्रो वाटर साइड है वो रिवर बेसिन है। इसलिए ये काम हमने
गांव की ग्राम सभा की सहमति से शुरू करके फिर पूरी रिवर बेसिन में एक डिसिप्लिन बनाया और उसके कारण हम पुरानी स्ट्रक्चर्स को हमने जो डिफंड हो गई थी उनको ज्यादा ठीक करने का काम किया और फिर जहां जरूरी थी वहां नई भी बनाई और हमने ये कोशिश की कि हम भारत के लोगों को जिसके कारण वो गुरु था उसको जरा उसका रियलाइजेशन करें। भारत के लोग जब तक अपने भगवान को पहचानते थे, भारत का भगवान कौन था? भारत का भगवान किसी मस्जिद में नहीं बैठा था और ना मंदिर में था। कहां था? भारत का भगवान है वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। जिसने भी हिंदी भाषा और संस्कृत बनाई होगी उसने अपने भगवान को सूत्रों में सूत्र का रूप धारण करके सूत्र का रूप देकर अपना भगवान सुनिश्चित किया हो। इसलिए ये जो पंच महाभूत हैं यही हमारे भगवान हैं और इन पंच महाभूतों से बने हमारे शरीर में छठी एक आत्मा होती है। बस तो हम आजकल आत्मा को भूल गए हैं, केवल बुद्धि में लगे रहते हैं, हमारी बुद्धि को काम में लेते हैं, ज्यादातर आत्मा को काम नहीं लेते हैं। दोस्तों, यदि आप जल जीवन हरियाली को सफल बनाना चाहते हो तो बुद्धि से नहीं होगी, वो तो आत्मा से होगी और वो लाभ से भी नहीं होगी। यदि तुम्हारे मन में उससे लाभ का लालच होगा तो जल जीवन हरियाली सफल नहीं हो सकती। वो तो शुभ से होगी। शुभ लाभ जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए होता है और शुभ जो होता है वो सबके लिए होता है। तो जल जीवन हरियाली आपके लिए शुभ का चिंतन लेकर आई है। यदि वो चिंतन मनन आपका नहीं होगा तो जल जीवन हरियाली को सफल करना और नदियों को पुनर्जीवित करना संभव नहीं। बात करने वाला कड़ी बात है। नेक्स्ट, बिहार में जल की अधिकता भी और जल की कमी भी दोनों आपदा है, दोनों डिजास्टर है। एक तरफ कमी है, एक तरफ ज्यादा है। इसलिए बिहार को पानीदार बनाने के लिए आपको नीचे से काम शुरू करना पड़ेगा। बिहार का जो क्रॉप पैटर्न है उस क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ यदि जोड़ दोगे तो आपको अंडरग्राउंड एक्वीफर डिस्चार्ज नहीं करने पड़ेंगे, बहुत कम डिस्चार्ज करना पड़ेगा। फिर आपको जो पलेवा के लिए पले करते हैं ना, सोइंग सीड सोइंग करने से पहले, वो सब उसमें आपको फिर ज्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको अपने क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ जोड़ के आगे बढ़ना होगा। तब आपको वन हैंड कंजर्वेशन एंड अदर हैंड डिसिप्लिन यूज ऑफ वाटर, जिसको मैं हिंदी में कहता हूं कि बिहार की जल उपयोग दक्षता बढ़ानी पड़ेगी। और सिंह साहब से मैं विशेष आग्रह करता हूं कि अपने जिले की जल उपयोग दक्षता बढ़ाने का अधिकार आपको है। आप अपने जिले में एक जल साक्षरता अभियान शुरू करवाइए जल जीवन हरियाली के लिए। ये जो जल जीवन हरियाली का जो एंट्री पॉइंट है वो वाटर लिटरेसी है और वो वाटर लिटरेसी आपके स्कूलों में होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो आने वाली है। लेकिन तब तक आप थोड़ा लीडर बनिए ना भाई इस काम के। देखो हमारे जिले में हमारे स्कूल और हमारे लोग अब पानी की समझ रखते हैं, कम पानी का उपयोग करके ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो ये जो वाटर लिटरेसी की मूवमेंट ड्राइव लेनी है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलिए, उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिहार फॉर्चुनेट है कि आपका इरोजन और सिल्टिंग का प्रॉब्लम देश के दूसरे राज्यों से अपेक्षा में कम है। सिल्टिंग और इरोजन दोनों हैं आपके यहाँ, नदी का कटाव भी है, जमाव भी है, पानी भी ऊपर से मिट्टी को बह के लाता है। इसलिए बिहार का चैलेंज है बिहार की धरती को ठीक करने का कि इरोजन और सिल्टिंग को रोकना, कम करना, कंट्रोल करना, उसके साथ सहवरण करना। और तीसरा बड़ा काम है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना
और एफिशिएंट यूज ऑफ द वाटर इन द क्रॉप्स। बिहार में जो ज्यादा पानी खर्च होता है वो ज्यादातर आपके क्रॉप्स में ही जा रहा है, और क्रॉप्स बहुत बेटाइम और कमर्शियल और मार्केटाइज हो गई हैं, इसलिए किसान को ज्यादा लाभ नहीं हो रहा, बाजार में किसान का उतना हित नहीं होता। इसलिए आप अपने क्रॉप पैटर्न को थोड़ा लोगों की जरूरत पूरा करने वाले पैटर्न पे लेके आइए, जिससे उनके खर्चे कम हो, पैदावार ज्यादा हो। दोस्तों, ये काम आपको वाटरशेड अप्रोच पर ही करने होंगे। जितने भी पानी के ढाल हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें जाना होगा, तो ही बिहार का सॉल्यूशन संभव है। मैं आपको अपने गुरु से मिला रहा हूँ। देखो, कुर्ता उर्ता काढ़े हुए बैठा है। मेरा जो गुरु था अब नहीं रहा, 95 साल का होकर चला गया। इसका नाम था मांगू काका। ये जो मांगू काका था, ये जब अपने आखिरी दिनों में जा रहा था इस धरती से, तब एक गीत गाता था, वो सुन लो ध्यान से। मैं 2 बार नहाता था, अब 2 बार नहाता हूं। मैं 2 बार नहाता था, अब 2 बार नहाता हूं। मैं इस दुनिया का खुश नसीब इंसान हूं कि जब जा रहा हूं तो दिन में 2 बार नहाने को मिलता है। जब मैं जवान था तो साल में 2 बार नहाता था, होली और दिवाली के दिन। होली और दिवाली के दिन हमारे यहाँ भगवान की पूजा होती है, तो होली दिवाली के दिन तो नहाना पड़ता ही है। तो तब केवल साल में 2 बार नहाता था, होली और दिवाली। अब दिन में 2 बार नहाता हूँ। और भाई जी, इसके पास जितना बढ़िया, क्या कहते हैं उसको, जो होटल में होता है नहाने का, सावन नहीं है वो, हाँ, उससे ज्यादा अच्छा हमारा है। हर गांव में साफ सुथरे तालाब पानी के होंगे। ये जो महिलाएं दिख रही हैं, इनको 6 घंटे लगते थे पानी लाने में, आल ग्वाल से पानी लाती थी। अब इनके घर के पास पानी हो गया, 5 मिनट लगती हैं अब इनको पानी लाने। तो जब हमारे गांव की औरतें 6 घंटे में पानी लाती थी, तब हमारी एक भी लड़की, एक भी लड़का स्कूल नहीं जाता था। आज मेरे गांव की सारी लड़कियां स्कूल जाती हैं, सारी। एक लड़की ढूंढ के नहीं बता सकते जो स्कूल ना जाती। क्यों? क्योंकि माँ को काम मिल गया, माँ खाली है घर में। तब माँ पानी लाने में लगी रहती थी और बच्चे घर को संभालने में लगे थे। तो ये जो परिवर्तन है, ये बहुत सहज है। इस परिवर्तन को यदि हमें समझना है तो इस अगली स्लाइड में और भी ज्यादा समझेंगे। ये नीमी गांव का स्लाइड है। जयपुर शहर से कुल 35 किलोमीटर दूर है, दिल्ली हाईवे पे। इस गांव के सारे लड़के जयपुर में ट्रक ऑपरेटर्स के यहाँ बेलदारी करते थे। बेलदारी होती है कमर पे बोरी रख के ट्रक लोडिंग करना। आज इस गांव के लड़के अपने ट्रक ऑपरेटर्स को रोजगार देते हैं। जरा बताओ कैसे देते हैं? कोई बोलेगा? इंडस्ट्री जी, फसल उग जाते हैं बांस कटा के बोलो साफ साफ। हाँ बोल दो ना, तुमने अच्छा जवाब दिया यार। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उसी ट्रांसपोर्ट। हाँ, एक अच्छी बात है राजस्थानियों में कि वो अपने रिश्ते तोड़ते नहीं है। जब वो उनके मजदूर थे तब उनके मजदूर थे, आज वो उनको मजदूरी देने वाले बन गए तो भी उन्हीं से काम कराते हैं, उन्हीं को भेजते हैं जाके, भाई हमारी सब्जी वहां बेच के आओ दिल्ली। तो ये बड़ा परिवर्तन पानी का काम कर देता है। नेक्स्ट, हमने पानी और खेती, अन्न और जल दोनों को बहुत सहज रूप से ग्रो किया, क्योंकि हमारे यहां मैंने कहा ना, सूरज की बड़ी टेढ़ी नजर होती है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है हमारे यहाँ, 50 तक जाता है। तो हमने अपनी फसलों में कम पानी लगे, इसलिए अपने जंगलों को नहीं काटने दिया। वो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बड़ा नुकसान करा है इस देश का। वो जहां रिवॉल्यूशन, पंजाब में सारी फसलें काट दी, अब कैंसर का शिकार हो गया है पूरा पंजाब। हमारे कैंसर का नहीं आ सकता, क्योंकि हमने अपनी फसलों को उसी नेचुरल तरीके से, उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, उसी सजीव खेती में आगे बढ़ाया। नेक्स्ट भाई, अब मैं, अभी तक मैंने आपको कहानी सुनाई, जो एक रियल कहानी मैंने अपने जीवन में जी, वो सुनाई। अब मैं आपको अपने इलाके के किसानों ने जो एक इम्पैक्ट की स्टडी करके मुझे समझाया कि देखो ये